दोस्तों ये स्टोरी का 25वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। दिव्यांश बोला कितनी देर लगा दी, अगर दृष्टि सो गई होगी तो तुझे मार मार के बुत बना दूंगा। पैंथर ने पेपर दिव्यांश को देते हुए कहा, सर भाभी सोई नहीं है और पूर्वी को भी चकमा देकर आया हूँ। इससे पहले कि पूर्वी ऊपर आए जल्दी से इन पेपर पर भाभी के साइन करवा लीजिए। पूर्वी का कुछ भरोसा नहीं कब आ जाए। दिव्यांश और पैंथर दोनों ही दृष्टि के कमरे में चले गए। दृष्टि इस वक्त बेड पर बैठी थी। पैंथर ने पूर्वी की आवाज निकाल कर कहा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है दृष्टि? दृष्टि उदास भरी आवाज में बोली, पूर्वी एक बार बबीता आंटी को देखकर आ, क्या पता इस बार किचन में या कहीं और मिल जाए। पैंथर पूर्वी की आवाज में बोला, दृष्टि वह सब बाद में, या देखो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, हम इस बार एक सेमिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तुम्हारे साइन की जरूरत होगी तो तुम यहाँ साइन कर दो। दृष्टि बोली, पूर्वी साइन तो मैं कर दूंगी लेकिन प्लीज एक बार बबीता आंटी को बुलाकर ला दे। पैंथर ने पेपर दृष्टि के आगे रखा और उसे पेन देते हुए कहा, हाँ तुम साइन करो, मैं उसके बाद उन्हें बुलाकर ले आऊंगी। पैंथर जहां जहां कहता गया दृष्टि साइन करती गई। दृष्टि को नहीं पता था कि वह अपनी शादी के पेपर पर साइन कर रही है। साइन करने के बाद दृष्टि फिर बोली, पूर्वी अब बाहर देख कर आना, क्या पता बबीता आंटी इस बार मिल जाए। पैंथर हाँ कर दी। दिव्यांश के साथ दृष्टि के कमरे से चला गया। दिव्यांश ने उन पेपर को देखा और अपने सीने से लगाकर कहा, बस अब फेरे लेने बाकी हैं, फिर हमेशा हमेशा के लिए दृष्टि मेरे साथ 7 जन्म के लिए जुड़ जाएगी। अचानक ही दिव्यांश का ध्यान दृष्टि के बातों पर गया। दिव्यांश पैंथर को देखकर बोला, हाँ यार, कल से मैंने भी बबीता आंटी को नहीं देखा, कहाँ है वह, जरा देख तो, कहीं वह मेंशन वापस तो नहीं चली गई। और दृष्टि को बबीता आंटी से क्या काम है, ढूंढ जरा बबीता आंटी को। पैंथर बोला, हाँ देखता हूँ। दोनों दृष्टि के कमरे के बाहर से चले गए और जैसे ही वह दोनों बाहर गए एक वेटर दृष्टि के कमरे में आया। आहट सुनकर दृष्टि बोली, पूर्वी बबीता आंटी आ गई। वह वेटर दृष्टि को देखकर बोला, मैडम बबीता आंटी तो नहीं आई, बबीता आंटी तो रघुवंशी मेंशन चली गई हैं। वेटर के हाथ में एक लेटर था। वेटर ने लेटर दृष्टि को देते हुए कहा, मैडम उन्होंने यह लेटर आपको देने के लिए कहा है। दृष्टि ने लेटर ले लिया और वेटर बाहर चला गया। दृष्टि ने लेटर को छू कर देखा तो उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। दृष्टि को नेगेटिव वाइब्स आने लगी। तभी पूर्वी कमरे में आई। पूर्वी बोली, तू सोई नहीं, क्या हुआ, दर्द हो रहा है कहीं? दृष्टि ने पूर्वी की तरफ उस लेटर को बढ़ाते हुए कहा, पूर्वी यह लेटर बबीता आंटी ने भिजवाया है, जरा पढ़ तो इसमें क्या लिखा है। दूसरी तरफ सिवाय हॉल में बैठा था। हॉल में इस वक्त कोई भी मेहमान नहीं था। हॉल बिल्कुल खाली था। सिवाय ने कपड़े चेंज कर लिए थे, लोअर टी शर्ट पहने सिवाय कंटिन्यू मंडप को देख रहा था। शिवाय को मंडप देखकर हर्षवर्धन और हीर के फेरे याद आ रहे थे और तभी उसके कानों में पंडित जी की आवाज आई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। तभी उसने महसूस किया उसकी बाजू आर्या ने दोनों हाथों से पकड़ी हुई है। आर्या को देखकर शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वह कुछ सेकंड के लिए आर्या को ही देखता रहा। अचानक ही शिवाय के दिमाग में कुछ आया और उसने आर्या से कहा, छुई मुई तुम हमेशा मेरे पास रहना चाहती हो? आर्या ने मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया। चलो मुझसे शादी कर लो, जैसे चाचा चाची ने की है। शिवाय बोला। आर्या को शिवाय पर बहुत ट्रस्ट था। शिवाय जो कहता था आर्या वही करती थी। शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़ा और मंडप में लेकर गया। शिवाय आर्या दोनों ही मंडप में बैठ गए। शिवाय ने बुझी हुई अग्निकुंड को फिर से प्रज्वलित कर दिया। शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़कर उठाया और उस अग्निकुंड के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। शिवाय आज अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया। उस मंडप में शिवाय का दिल और दिमाग दोनों ही थे। दोनों ही आर्या और शिवाय पर फूलों की बारिश कर रहे थे, बाकी वहां कोई नहीं था। आर्या तो खुश होकर शिवाय के पीछे पीछे चल रही थी, जैसे उसे जहां भर की खुशी मिल गई हो। सच तो था इन 4-5 महीनों में शिवाय ने आर्या को बहुत प्यार किया था और आर्या उस प्यार को समझती थी। शिवाय आर्या को हमेशा कंफर्ट जोन में रखता था और आर्या भी शिवाय के पास बहुत सुरक्षित महसूस करती थी। थोड़ी देर बाद शिवाय बोला, छुईमुई मुझसे अब तुम आगे चलो। शिवाय 4 फेरे ले चुका था, बाकी के 3 फेरे आर्या आगे चली और शिवाय उसके पीछे पीछे। फेरे होने के बाद शिवाय ने आर्या को बैठाया और उसकी मांग भर दी।
मंगलसूत्र के नाम पर शिवाय के पास कुछ नहीं था। शिवाय के गले में एक चेन थी जो रघुवंशी परिवार के हर लड़के के गले में होती है। शिवाय ने वह निकाल कर मंगलसूत्र समझकर आर्या के गले में पहना दी। आर्या ने भी तीर की तरह उस मंगलसूत्र को पकड़कर आंखों पर लगा लिया, फिर चूम लिया। शिवाय बोला, अब हमारी शादी हो गई, अब हम दूर रहें या पास रहें, तुम हमेशा मेरी पत्नी बनकर रहोगी, लेकिन तुम यह बात अभी सीक्रेट रखना, किसी को बताना मत। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। तभी वहां एक वेटर आया और उन दोनों को देखकर हैरान हो गया। शिवाय ने वेटर को देखकर कहा, ज्यादा मुंह मत फाड़ और हमारी 2-4 फोटो खींच दे। दिख नहीं रहा मैंने अपनी छुई मुई से शादी कर ली। शिवाय के कहे अनुसार उस वेटर ने शिवाय का फोन लिया और शिवाय आर्या की फोटो खींचने लगा। शिवाय ने आर्या के साथ बहुत सारी पोज दिए। दोनों ही हंसकर मुस्कुराकर खुश होकर खिलखिलाकर फोटो खिंचवा रहे थे। आर्या भी खुश होकर फोटो सेशन करवा रही थी। वेटर ने करीब 100 या 150 फोटो खींच ली, लेकिन आर्या का मन भर नहीं रहा था। आर्या अब धीरे धीरे अपने दिल की करने लगी थी। शिवाय ने वेटर से फोन लेकर कहा, बस करो छुई मुई, कितनी फोटो खिंचवाओगी? बाकी फोटो तब खिंचवाएंगे जब सच में शादी होगी। आर्या ने इशारों में पूछा, तो क्या हमारी शादी सच में नहीं हुई? शिवाय ने आर्या के माथे को चूम कर कहा, हाँ, यह शादी भी सच है, लेकिन अभी शादी के बारे में किसी को पता नहीं है। जब सबको पता चलेगा तब दोबारा से शादी करेंगे, जैसे चाचा चाची की हुई। आखिर मैं भी रघुवंशी फैमिली का हैंडसम लड़का हूँ, सूखी सूखी शादी थोड़ी करूंगा। अगले ही पल शिवाय ने वेटर को घूर कर देखा और वेटर चुपचाप वहां से चला गया। शिवाय ने आर्या की कमर पर हाथ रखा और अपनी तरफ खींचकर कहा, चलो अब सुहाग रात मनाते हैं। यह सुनते ही आर्या की तो सांसें ही अटक गई, जबकि आर्या को सुहाग रात का मतलब भी सही से नहीं पता था। आर्या ने भी शिवाय का पंच शिवाय पर मारते हुए कहा, जब सच्ची वाली शादी होगी तभी सुहाग रात मनाएंगे। शिवाय ने अपना माथा आर्या के माथे पर लगाया हुआ था। शिवाय सीटी मारकर बोला, अच्छा बच्चू, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं। आओ चलो, अभी तुम छोटी हो, तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन जिस दिन हमारी शादी सबकी नजरों में आएगी उस दिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब जाकर सो जाओ, इससे पहले कि मेरा मूड बन जाए। आर्या शिवाय से दूर होकर जाने लगी तो शिवाय ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, और यह सिंदूर हटा लेना, हमें अपनी शादी अभी सीक्रेट रखनी है। शिवाय की बात सुनकर आर्या अपना लहंगा संभालती हुई सीढ़ियों तक गई और फिर कुछ सोचकर वापस पलटी। उसने शिवाय को देखा और शिवाय ने अपनी बाहें खोल दी। आर्या भागते हुए शिवाय के बाहों में समा गई। आर्या ने शिवाय को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। आर्या पूरी तरीके से शिवाय की हो चुकी थी। बस दोनों के बीच फिजिकल कुछ नहीं हुआ था, लेकिन दोनों का ही मन एक दूसरे के लिए समर्पित हो चुका था। शिवाय के दिमाग में फिर भी लोचा चल रहा था, लेकिन आर्या वह तो पूरी तरीके से शिवाय पर निर्भर हो चुकी थी। अब तो आर्या के दिन रात हंसी खुशी सब कुछ शिवाय से जुड़ चुका था। अब वह किसी भी हालत में शिवाय को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और अब तो शिवाय ने उसे अपने साथ रहने की वजह भी दे दी थी। थोड़ी देर ऐसे ही गले लगने के बाद शिवाय ने आर्या को गोद में उठा लिया और सीढ़ियों से होता हुआ कमरे में आया। आर्या तो बस शिवाय के सीने में अपना सर छुपाए अपनी शर्म को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। शिवाय आर्या को बेड पर लेटाता हुआ उसके माथे को चूम कर बोला, अब सो जाओ छुई मुई, वरना फिर मैं सोने नहीं दूंगा। आर्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया, आंखें झुक गई। आर्या को इन सब बातों के बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन जितना भी पता था वह समझ गई थी कि अब वह हमेशा के लिए शिवाय की हो गई है। अब वह शिवाय से कभी दूर नहीं जाएगी। शिवाय ने फिर से आर्या के गालों को चूम लिया और उसकी आंखों पर हाथ रखकर उसे हल्का हल्का सहलाता रहा। थोड़ी देर में आर्या सो गई। आर्या के सोने के बाद शिवाय फोन लेकर बालकनी में चला गया। शिवाय बहुत गुस्से में फोन में कुछ देख रहा था। सच में शिवाय के दिमाग में कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही थी। दूसरी तरफ दृष्टि का रो रो कर बुरा हाल था। पूर्वी जैसे जैसे उस लेटर को पढ़ रही थी, दृष्टि का रोना बढ़ता जा रहा था। आंसू तो पूर्वी की आंखों में भी आ गए थे। पूर्वी ने लेटर पढ़कर गुस्से में कहा, कितना घटिया इंसान है दिव्यांश रघुवंशी, और तुम कहती हो कि तुम्हें उसके साथ बहुत अच्छा फील होता है। इतनी घटिया बातें कैसे कर सकता है? मुझे तो यकीन नहीं आता कि वह चाचू का ही भतीजा है। सच कहती हूँ दृष्टि, अगर मुझे पता चल जाए कि इन सारे लड़कों में दिव्यांश रघुवंशी कौन है तो अभी जाकर दिव्यांश का मुंह तोड़ दूं। अरे, मुझे लगा विशाल ही एक घटिया लड़का है, लेकिन दिव्यांश तो विशाल से भी
घटिया निकला। यकीन नहीं आता रघुवंशी परिवार में ऐसे घटिया लड़के भी हैं। अब तुम इस बात पर यकीन कर लो कि उसने 5 दिन तेरा इस्तेमाल ही किया है, ना कि तुझे प्यार किया है। दृष्टि का तो रो रो कर बुरा हाल था। दृष्टि को इस वक्त रोना नहीं चाहिए था, लेकिन उसकी सिचुएशन ही ऐसी थी, ना अपने दिल की हालत किसी को बता सकती थी और ना ही किसी के सामने रो सकती थी। उसके साथ तो बस पूर्वी थी जो उसे संभाल रही थी। दृष्टि ने जैसे तैसे खुद को संभाला और चेयर पर जाकर बैठ गई। पूर्वी उसके पास पंजों के बल बैठकर बोली, मिस्टर रघुवंशी के लिए इतना परेशान क्यों हो रही है? आखिर ऐसा क्या है दिव्यांश रघुवंशी में जिसके लिए तू इतने आंसू बहा रही है? मत बहा, निहायती कमीना इंसान है तू तो। इस इंसान के लिए अपने आंसू वेस्ट मत कर, मत ही कर दृष्टि। तुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, आर्या तेरे साथ है, भैया भी तेरे साथ है, सब तेरे साथ हैं। फिर तू एक अकेले इंसान के लिए हम सबको इग्नोर क्यों कर रही है? सब ठीक हो जाएगा। पूर्वी लगातार दृष्टि को दिलासा दे रही थी, जबकि पूर्वी की आंखों में आंसू थे। पूर्वी समझ सकती थी कि दृष्टि पर इस वक्त क्या बीत रही है। पूर्वी ने दृष्टि को पानी पिलाया। पानी पीकर दृष्टि ने खुद को संभाला और बोली, पूर्वी मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं क्यों मैं इस उम्मीद में आ गई कि दिव्यांश को जब पता चलेगा कि वह डैड बनने वाले हैं तो वह खुश होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्हें तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। प्लीज पूर्वी यहाँ से चल, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। पूर्वी ने टाइम देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। हल्का हल्का अंधेरा था। पूर्वी बोली, मैं पैकिंग करती हूँ, जैसे ही थोड़ा उजाला होगा हम यहाँ से चलेंगे। शायद तुम ठीक कह रही हो, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कम से कम तुम इस उम्मीद में तो जी रही थी कि दिव्यांश तुम्हारे जिंदगी में वापस आएगा, लेकिन अब तो तुम्हारी उम्मीद भी टूट चुकी है। जी चाहता है कि दिव्यांश रघुवंशी की जान ले लूं। दूसरी तरफ दिव्यांश अपनी शादी के पेपर को अपने सीने से लगाए हुए बेड पर लेटा हुआ था। दिव्यांश आज रात सोया नहीं एक्साइटमेंट में। दिव्यांश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह तो बस हर्षवर्धन के जगने का इंतजार कर रहा था। हर्षवर्धन कब उसकी शादी की बात शौर्य से करेगा? दिव्यांश बेड से उठकर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद दिव्यांश नहाकर बाहर आया। उसने अपना कबर्ड खोल कर देखा और एक कपड़ा निकाल कर बेड पर फेंकने लगा। आज फिर उसे अपने कबर्ड में अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे थे। बहुत स्ट्रगल के बाद उसने एक वाइट कलर की टी शर्ट और डार्क ब्लू कलर का ट्राउजर डिसाइड किया। दिव्यांश जल्दी से तैयार हुआ। उसने बालों को सेट किया, परफ्यूम मारा। दिव्यांश ने सोच लिया था अगर आज उसका रिश्ता दृष्टि के साथ जुड़ गया तो दृष्टि को लेकर डेट पर जाएगा, इसीलिए वह इतने अच्छे से तैयार हो रहा था। दिव्यांश ने टाइम देखा तो 5:40 हो रहे थे। अब दिव्यांश को एक एक मिनट भारी लग रहा था। दिव्यांश अपने कमरे से निकलकर सीधा हर्षवर्धन के कमरे के बाहर खड़ा हो गया। क्या मुझे चाचू और सिंड्रेला चाची को डिस्टर्ब करना चाहिए? क्या मुझे ऐसे उनके गेट को नॉक नहीं करना चाहिए? अभी तो उन्हें सोए हुए 3 घंटे भी नहीं हुए। चाचू ने मुझे डांट दिया तो? चाचू चाची अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर वह क्वालिटी टाइम स्पेंड भी नहीं कर रहे हैं तब भी शादी की थकावट तो उन्हें है ना। मैं ऐसे कैसे डिस्टर्ब कर सकता हूँ? क्या करूँ, लेकिन रुक भी तो नहीं सकता। दिव्यांश 10 मिनट तक सोचता ही रहा और फिर कुछ सोचकर उसने हर्षवर्धन के कमरे का गेट नॉक कर ही दिया। दिव्यांश ने गेट एक बार ही खटखटाया। इतने में ही हीर ने गेट खोल दिया। हीर ने आज रेड कलर की जाजट की खुले पल्ले की साड़ी पहनी हुई थी, मांग में सिंदूर, हल्के गीले बाल, हाथों में रेड कलर की चूड़ियां, कानों में झुमके। एक सेकंड के लिए तो दिव्यांश की नजर भी हीर पर ठहर गई। दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराकर बोला, चाची आज तो आप कयामत लग रही हो, चाचू की जान लेकर ही रहोगी। दिव्यांश का कमेंट सुनकर हीर शर्मा गई और उसने फिर नजर उठाकर दिव्यांश को नहीं देखा। अगले ही पल दिव्यांश को महसूस हुआ कि वह अपनी ही चाची से क्या कह रहा है। दिव्यांश माफी मांगता हुआ बोला, सॉरी सिंड्रेला चाची, आप एज में छोटी हैं इसलिए मजाक कर लिया, बुरा मत मानिए। मैं तो बस चाचू से मिलने आया था, लेकिन सच में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत प्यारी। हीर धीरे से बोली, नहीं भैया बुरा क्यों लगेगा, आपके चाचू अभी सो रहे हैं, आ जाइए अंदर।
दिव्यांश अंदर चला गया। दिव्यांश ने कमरे में नजर घुमाई तो कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा 3 घंटे पहले दिव्यांश सिवाय विराज छोड़ कर गए थे। दिव्यांश कमरे में देख रहा था और तभी उसके कानों में एक आवाज आई जो हीर की थी। हीर बोली, भैया मैं नीचे जा रही हूँ मंदिर में दिया जलाने, आप अपने चाचू से बात कर लीजिए। इतना कहकर हीर नीचे चली गई। दिव्यांश ने कमरे में नजर घुमाई और खुद से बोला, क्या बात है, चाचू ने तो 3 घंटे खराब कर दिए। एक बार मेरी शादी दृष्टि से हो जाए फिर देखना मैं तो अपना एक एक मिनट कैसे एंजॉय करता हूँ। अपनी दृष्टि को 1 हफ्ते तक कमरे से बाहर जाने ही नहीं दूंगा। दिव्यांश हर्षवर्धन के पास जाकर खड़ा हो गया। हर्षवर्धन पेट के बल लेट कर सो रहा था और सच में हर्षवर्धन बहुत थका हुआ था। शक्ल ही बता रही थी कि हर्षवर्धन इस वक्त कितना थक कर सो रहा है। दिव्यांश ने बहुत प्यार से हर्षवर्धन के सर पर हाथ फेरा। दिव्यांश का मन नहीं था कि वह इस वक्त हर्षवर्धन को जगा दे, लेकिन दिव्यांश अपने दिल के हाथों मजबूर था। एकमात्र हर्षवर्धन ही था जो उसके प्यार की नैया को पार लगा सकता था। दिव्यांश अब कोई भी काम गुस्से या जल्दबाजी में नहीं करना चाहता था। वह दृष्टि को हर्षवर्धन के तरीके से पाना चाहता था। ना चाहते हुए भी दिव्यांश ने हर्षवर्धन को आवाज लगाई, चाचू चाचू प्लीज उठ जाइए। लेकिन हर्षवर्धन करवट लेकर दूसरी तरफ चला गया। दिव्यांश का दिल तो बहुत पसीज रहा था, लेकिन फिर भी उसने हर्षवर्धन को जगाने की ठान ली थी। दिव्यांश फिर बोला, चाचू उठ जाइए, प्लीज उठ जाइए। आज आपको सौर्य से मेरी और दृष्टि की शादी की बात करनी है। थोड़ी देर ऐसे ही जगाने के बाद हर्षवर्धन उठ गया। हर्षवर्धन उठकर बेड पर टेक लगाकर बोला, यार 3 घंटे भी नहीं सोया मैं। दिव्यांश ने दोनों हाथों से अपने कान पकड़कर कहा, माफ कर दो चाचू, लेकिन प्लीज अभी शौर्य से मेरी और दृष्टि की शादी की बात करने चलो। हर्षवर्धन अंगड़ाई लेता हुआ बोला, यार दिव्यांश, इतनी सुबह सुबह उठकर सीधा शौर्य के पास चला जाऊं? आराम से बाद में बात कर लूंगा। आराम से नहीं चाचू, मैं कैसे समझाऊं मेरा एक एक मिनट कैसे गुजर रहा है। मैं पूरी रात नहीं सोया। आप एक बार मेरी और दृष्टि की शादी फिक्स कर दीजिए, उसके बाद आपको दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगा। बस एक बार मेरी और दृष्टि के रिश्ते पर मोहर लगा दीजिए। दिव्यांश एक साइड होता हुआ बोला। हर्षवर्धन बेड से उतरकर खुद में ही बड़बड़ाया, खुद तो चले गए और इन्हें मूंग दलने के लिए मेरी छाती पर छोड़ गए। दिव्यांश हर्षवर्धन का हाथ पकड़कर कमरे के बाहर जाने लगा तो हर्षवर्धन ने हैरानी से कहा, अब कम से कम एक बार फ्रेश तो होने दे। अरे चाचू, शौर्य के कमरे में भी वॉशरूम है, वहीं चले जाना। हर्षवर्धन तो सच में दिव्यांश को देखकर हैरान था। दिव्यांश ऐसा बिल्कुल नहीं था, वह तो बहुत सुलझा हुआ और समझदार था। लेकिन प्यार ऐसा ही होता है, अच्छे अच्छों से वह करा देता है जो वह कभी नहीं करना चाहते। हर्षवर्धन और दिव्यांश कमरे के गेट तक ही आए थे कि पैंथर और राजवीर भागते हुए आए। दोनों के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। दोनों ही कुछ कहना चाहते थे, दोनों ही हाँफ रहे थे। हर्षवर्धन ने उन दोनों को देखकर कहा, क्या हुआ है, ऐसे भागते हुए क्यों आए हो? कोई प्रॉब्लम है? दोनों ने एक साथ हाँ में गर्दन हिला दी। पैंथर बुरी तरह हाँफ रहा था। पैंथर ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और दिव्यांश को देखकर कहा, सर भाभी जा रही हैं। पैंथर के मुंह से यह सुनकर दिव्यांश की हवाइयां उड़ गई। दिव्यांश हैरान होता हुआ बोला, क्या कह रहा है तू, कौन सी भाभी जा रही हैं? पैंथर ने अपनी बात को क्लियर करते हुए कहा, दृष्टि भाभी। दृष्टि भाभी और पूर्वी जा रही हैं। दोनों अब तक गाड़ी में ही बैठ चुकी होंगी। आप जल्दी चलो। हर्षवर्धन बोला, ऐसे अचानक से किसी ने कुछ कहा है उन्हें? दिव्यांश ने तो आओ ना देखा ताओ भागना शुरू कर दिया। हवेली सच में बहुत बड़ी थी। दिव्यांश बहुत तेज भाग रहा था। भागते भागते दिव्यांश का हाथ एक चौखट पर लगा और दिव्यांश की बाजू से खून आने लगा। लेकिन दिव्यांश को इस वक्त अपने दर्द की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह तो सच में बहुत हैरान था कि अचानक से दृष्टि जा क्यों रही है। उसने भागते हुए अपनी बाजू को पकड़कर रगड़ता रहा, लेकिन रुका नहीं। अब तक हर्षवर्धन और राजवीर दोनों ही कमरे की बालकनी में आ गए थे, जहां से उन्हें अपनी हवेली का मेन गेट और गार्डन दिखाई दे रहा था। दिव्यांश अब तक मेन गेट तक पहुंचा, तब तक पूर्वी और दृष्टि की गाड़ी जा चुकी थी। दिव्यांश ने गुस्से में गेट पर लात मार दी, लेकिन एक लात मारने के बाद दिव्यांश संतुष्ट नहीं हुआ।
हुआ। वह लगातार गेट पर लात मारता रहा और तभी उसके कानों में राजवीर की आवाज आई, दिव्यांश। दिव्यांश ने राजवीर की तरफ देखा तो बालकनी में खड़ा था। राजवीर ने अपनी जेब से बाइक की चाबी निकाली और दिव्यांश की तरफ फेंक दी। दिव्यांश ने भी बात को समझते हुए सेकंड नहीं लगाया और फिर चाबी कैच कर ली। अगले ही पल दिव्यांश राजवीर की बाइक स्टार्ट करके दृष्टि की गाड़ी को फॉलो करने लगा। दिव्यांश स्पीड में बाइक भगा रहा था, लेकिन अभी तक उसे दृष्टि की गाड़ी नजर नहीं आई। दिव्यांश ने स्पीड और बढ़ा दी। दूसरी तरफ हर्षवर्धन ने राजवीर को देखकर कहा, क्या हुआ? तुम भी काफी परेशान लग रहे हो। क्या तुम भी यही बात बताने आए थे? राजवीर बोला, नहीं चाचू, एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई है। हर्षवर्धन के चेहरे का रंग उड़ गया। हर्षवर्धन ने पूछा, क्या हुआ है? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? सब ठीक है ना? राजवीर ने गहरी सांस लेकर कहा, कल रात बबीता आंटी का मर्डर हो गया है। यह सुनते ही हर्षवर्धन बालकनी के सोफे पर झटके से बैठ गया। हर्षवर्धन ने टेंशन में पूछा, राजवीर एक्सप्लेन करो, क्या हुआ है? राजवीर बोला, कल शाम से ही बबीता आंटी गायब हैं। कहाँ गई किसी को नहीं पता। मैंने भी उन्हें कई बार ढूंढा, पर वह मुझे पूरी हवेली में कहीं नहीं मिली। और फिर हमारी हवेली के बैक साइड में जो वॉचमैन है उसने बताया कि बबीता आंटी की लाश आपके खेतों में देखी है। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वह खेतों तक पहुंचने वाली है। तब तक आप भी चलिए। हर्षवर्धन राजवीर की तरफ देखकर बोला, ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम गाड़ी निकालो। राजवीर हाँ कहकर वहां से चला गया। हर्षवर्धन जल्दी से रेडी हुआ और कमरे से निकलकर सीधा सीढ़ियों से होता हुआ नीचे जाने लगा। तभी उसकी नज़र शिवाय और हीर पर पड़ी। शिवाय और हीर दोनों ही मिलकर बहुत सारे मेहमानों को विदा कर रहे थे, साथ में रिटर्न गिफ्ट भी दे रहे थे। जो बड़े थे, हीर और शिवाय उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद भी ले रहे थे। काकी भी उन्हीं के पास थी, जो बहुत सारे मेहमानों को हीर से मिलवा भी रही थी। हर्षवर्धन ने हीर को देखा तो कुछ सेकंड के लिए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वह मन ही मन खुद से बोला, हीर तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन सच में तुम्हें मेरे साथ सब्र से काम लेना पड़ेगा। और चलो, अच्छा है तुमने इस हवेली की जिम्मेदारी लेनी शुरू कर दी। कम से कम तुम और तुम्हारा या नालायक भतीजा दोनों मिलकर घर के मेहमानों को तो विदा कर दोगे, मेरा कुछ काम तो कम होगा। हर्षवर्धन शिवाय और हीर को कुछ बोले बिना वहां से निकल गया। हर्षवर्धन हवेली के बाहर आया और जहां राजवीर उसका गाड़ी में इंतजार कर रहा था। हर्षवर्धन गाड़ी में बैठा। राजवीर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और कुछ मिनट ड्राइव करने के बाद दोनों ही खेतों पर पहुंच गए। दोनों जब खेतों पर पहुंचे तो वहां पुलिस पहले से ही आई हुई थी। हर्षवर्धन गाड़ी से उतरकर सीधा इंस्पेक्टर के पास गया। इंस्पेक्टर ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, मिस्टर रघुवंशी, शायद सुसाइड का केस लग रहा है। हर्षवर्धन ने हाथ बांधकर कहा, तुम पुलिस में नए भर्ती हुए हो? इंस्पेक्टर ने कहा, नहीं सर। हर्षवर्धन बोला, तो तुम्हें कैसे पता यह सुसाइड केस है? ऐसा कोई सुसाइड करने खेत में इतनी दूर आता है? सुसाइड तो वह कहीं भी कर सकता है। साफ पता चल रहा है किसी ने यहाँ लाकर इन्हें मार दिया। अब इंस्पेक्टर भी थोड़ा सा एटीट्यूड में बोला, आप कैसे कह सकते हैं कि किसी ने इन्हें यहाँ लाकर मार दिया? हर्षवर्धन बोला, क्योंकि 5 साल पहले मैं आईपीएस रह चुका हूँ। मेरी फैमिली को मेरी जरूरत थी, इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया था, समझे? हर्षवर्धन के मुंह से यह सुनकर तो इंस्पेक्टर का मुंह खुला का खुला रह गया। हर्षवर्धन बबीता की लाश को देख रहा था और फिर मन ही मन खुद से बोला, दुश्मनी निभानी भी नहीं आती। अगर वार ही करना है तो इन लोगों पर क्यों, सीधा जाकर मुझ पर अटैक कर सालों की हड्डियां ना तोड़ दूं तो मेरा नाम भी हर्षवर्धन रघुवंशी नहीं। बेवजह मासूम लोगों को मार रहा है, लेकिन मारा क्यों? आखिर बबीता आंटी ने ऐसा क्या किया? बबीता आंटी को मारकर उन्हें क्या फायदा है? सामने भी नहीं आता। अगर आ जाए तो आग की भट्टी के हवाले कर दूं। हर्षवर्धन अपने ही ख्यालों में था, तभी उसके कानों में इंस्पेक्टर की आवाज पड़ी, बॉडी को उठाओ और पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हर्षवर्धन ने फिर इंस्पेक्टर को देखकर कहा, पोस्टमार्टम के बाद बॉडी हमें दे देना, हम विधि विधान के साथ इनकी चिता को अग्नि देंगे। इंस्पेक्टर ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपनी टीम के साथ बबीता आंटी की लाश को लेकर चला गया। हर्षवर्धन और राजवीर अब भी वहीं खड़े थे।
हर्षवर्धन का दिमाग इस वक्त बहुत खराब था। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि शादी के अगले दिन ही उसे ऐसी कोई खबर सुनने को मिलेगी। राजवीर ने कहा, चाचू आप मूड खराब मत करो, हवेली में बहुत सारे मेहमान अभी रुके हुए हैं, आप वापस हवेली चलिए। हर्षवर्धन बोला, रुको एक मिनट। हर्षवर्धन ने फोन लिया और अपने एक बैचमेट को फोन करके कहा, आदित्य वर्मा, मैं हर्षवर्धन बोल रहा हूँ। मेरी हवेली में एक सर्वेंट की मौत हुई है, किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। मुझे जितनी जल्दी हो सके उस मर्डर की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। सारी मतलब सारी। मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, इसलिए मैंने तुझे फोन किया है। जितनी जल्दी हो सके मुझे पता करके बताओ कि उन्हें किसने मारा, क्यों मारा। आदित्य वर्मा कॉल पर बोला, हर्षवर्धन सॉरी यार, तेरी शादी में नहीं आ पाया। क्या करता, बहुत बिजी था। तुम तो जानते ही हो कि हमारे पास कितना काम होता है, लेकिन गिफ्ट के तौर पे मैं तेरा यह मर्डर केस सॉल्व कर दूंगा। हर्षवर्धन ने कहा, उम्मीद करता हूं कि तू जल्द से जल्द इस केस को चालू करेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा जो भी दुश्मन है वह दुश्मनी के चलते मासूम लोगों को मारे। इतना तो मैं भी समझ गया कि यह काम मेरे किसी दुश्मन का ही है। तुम प्लीज जल्द से जल्द पता लगाओ। आदित्य ने हाँ कहकर फोन काट दिया। राजवीर और हर्षवर्धन दोनों ही हवेली के लिए निकल गए। राजवीर ड्राइव कर रहा था और हर्षवर्धन खिड़की के बाहर देख रहा था। हर्षवर्धन का मूड सच में बहुत खराब था, क्योंकि बबीता आंटी काफी टाइम से उनके घर में काम करती थी। कहीं ना कहीं वह सारे भाई और हर्षवर्धन भी बबीता आंटी से अटैच थे। कुछ सोचकर हर्षवर्धन बोला, राजवीर किसी को मत बताना कि बबीता आंटी दुनिया में नहीं रही। जब टाइम आएगा तब बता देंगे। बबीता आंटी की लाश का पोस्टमार्टम हो जाएगा तो तुम उनके दाह संस्कार की तैयारी कर लेना। मैं चिता को अग्नि दे दूंगा। जी चाचू, राजवीर ने दो ही शब्द कहे। राजवीर ने गाड़ी हवेली के बाहर रोकी। हर्षवर्धन उतरकर जाने लगा तो राजवीर ने उन्हें रोकते हुए कहा, चाचू एक बात और, अगर आप बबीता आंटी की चिता को अग्नि देंगे तो आपको 13 दिन तक कुछ नियम पालन करने होंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, डोंट वरी राजवीर, मैं समझता हूँ, तुम टेंशन मत लो। मेरी हीर अलग है। दूसरी तरफ दिव्यांश फुल स्पीड में बाइक को चला रहा था। तभी उसकी नजर दृष्टि की गाड़ी पर पड़ी। दिव्यांश ने अपनी बाइक की स्पीड और बढ़ाई और गाड़ी के पास से गुजर कर आगे चला गया। फिर आगे जाकर अपनी बाइक बड़े ही स्टाइल में हीरो की तरह सड़क के बीचों बीच रोक दी। पूर्वी और दृष्टि दोनों ही गाड़ी में बैठी थी। दोनों ही उदास थी। पूर्वी ने तो ना जाने कितनी ही गाली दिव्यांश को दे डाली थी। पूर्वी का बस चलता तो आज वह दिव्यांश को जान से ही मार देती। तभी ड्राइवर दिव्यांश को देखकर बोला, मैडम आगे किसी ने बाइक खड़ी की हुई है। पूर्वी बोली, कौन है? ड्राइवर बोला, मैडम शायद वह दिव्यांश रघुवंशी है। चढ़ा दे साले पर गाड़ी, पूर्वी गुस्से में बोली। दृष्टि की आंखों में फिर से पानी आ गया। दृष्टि ने अपना एक हाथ पूर्वी के पैर पर रखा और फिर ड्राइवर से बोली, आप गाड़ी मत रोको, साइड में से निकाल दीजिए। ड्राइवर बोला, मैडम गाड़ी रोकनी पड़ेगी, उन्होंने सड़क के बीचों बीच अपनी बाइक लगाई हुई है, जैसे वह चाहते हैं कि यह गाड़ी रुक जाए। शायद वह हमें रोकने के लिए ही ऐसे खड़े हैं। दृष्टि बोली, ड्राइवर क्या कोई और कट नहीं है? यू टर्न, लेफ्ट साइड, राइट साइड, कोई तो रास्ता होगा। ड्राइवर ने बोला, नहीं मैम, हमें सीधा ही जाना है। हम यू टर्न लेकर क्या करेंगे? आप वापस हवेली जाना चाहती हैं तो मैं यू टर्न ले लेता हूँ। दृष्टि बोली, नहीं रहने दो, गाड़ी रोक लो और जाकर मिस्टर रघुवंशी से कहो कि अपनी बाइक रास्ते से हटाए, हमें अर्जेंट जाना है। फाइनली ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। फिर वह गाड़ी से उतरकर दिव्यांश के पास गया। ड्राइवर बोला, सर बाइक हटा दीजिए, मैडम को लेट हो रहा है। दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराकर बोला, जाकर अपनी मैडम से बोलो वह शादी में आई हैं, हर्षवर्धन रघुवंशी की शादी में। बिना लड्डू लिए कैसे जा सकती हैं? वह तो सॉरी की बहन है, उन्हें तो मैं एक्स्ट्रा मिठाई दूंगा। ड्राइवर को हैरानी से दिव्यांश की बात सुन रहा था। भला इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे एक मिडिल क्लास लड़की की तरह बात कर रहा था?
दिव्यांश की बात सुनकर तो ड्राइवर के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। दिव्यांश ने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा और धीरे धीरे गाड़ी की तरफ आने लगा। दिव्यांश आगे की तरफ आते हुए बोला, तुम्हें समझ नहीं आया? अरे रिश्तेदार होते हैं ना, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर जो बच जाता है उसे बांध बांध कर भी ले जाते हैं। और वह तुम्हारी मैडम या तो हमारी खास रिश्तेदार हैं, इसे भी तो कुछ बांध कर देना पड़ेगा। साड़ी, सूट, बचा हुआ खाना, लड्डू, समझ रहे हो? ड्राइवर तो हाँ में गर्दन हिला रहा था, जैसे उसे दिव्यांश की सारी बात समझ आ गई। दिव्यांश गाड़ी के पास पहुंचा और उसने दृष्टि की तरफ का गेट खोलते हुए कहा, सिकंजी बाहर आओ, मुझसे बिना मिले जा रही हो? अपने लिए सिकंजी सुनकर दृष्टि को थोड़ी सी हैरानी हुई, लेकिन फिर उसने वह ख्याल झटक दिया और बाहर आ गई। दृष्टि की आंखों में हल्के से आंसू थे। उस लेटर को पढ़कर दृष्टि बहुत रोई थी। दृष्टि की आंखें सूजी हुई थी। दृष्टि बोली, मिस्टर रघुवंशी, आपने हमारी गाड़ी क्यों रोकी? हमें जाना है, लेट हो रहा है। पूर्वी भी गाड़ी से बाहर आई। ड्राइवर पहले ही गाड़ी से बाहर खड़ा था। दिव्यांश ने दोनों को घूर कर देखा। ड्राइवर तो समझ गया और वह चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठ गया, लेकिन पूर्वी वह वैसी खड़ी रही। उल्टा वह तो दिव्यांश को डबल घूर रही थी। दिव्यांश ने पूर्वी की तरफ सख्ती से देखकर कहा, पैंथर की पूर्वी, चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ, वरना मेरे गुस्से के बारे में तुमने सिर्फ सुना है, देखा नहीं। वरना क्या करोगे तुम? मारोगे? पूर्वी ने भी गुस्से में जवाब दिया। दृष्टि ने हाथ दिखाकर पूर्वी को रोकते हुए कहा, पूर्वी प्लीज तू बैठ जा गाड़ी के अंदर, मैं बात कर रही हूं ना। प्लीज मेरे कहने से बैठ जाना। पूर्वी गाड़ी में बैठ गई और उसने गाड़ी का गेट बहुत जोर से बंद किया। आवाज इतनी तेज हुई कि दृष्टि ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। दृष्टि ने फिर हिम्मत करते हुए दिव्यांश से पूछा, कहिए मिस्टर रघुवंशी, आपने हमारी गाड़ी क्यों रोकी? आपको मुझसे क्या काम है? मेरी आपकी डील तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन आपने मुझे रखेल का किताब दिया था। यह सुनते ही दिव्यांश को गुस्सा आ गया, लेकिन फिर भी उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और अपने दोनों हाथों से दृष्टि का चेहरा भर कर बोला, दृष्टि, मैं पिछली बातें ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अभी इसी वक्त मैं अपना प्यार कंज्यूम करता हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ दृष्टि, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर अब तुम्हारे बिना जीना फिजूल लगता है। दृष्टि ने अपने आंसुओं को कंट्रोल किया और बोली, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करती, तो बेहतर होगा कि आप मेरे रास्ते से हट जाइए, मुझे जाना है, जाने दीजिए। दिव्यांश बोला, दृष्टि, तुम अकेली नहीं जा रही, मेरा सुख, चैन, नींद, सुकून सब कुछ अपने साथ ले जाओगी। मैं पिछले 4-5 महीनों से ठीक से सोया नहीं हूँ, हर वक्त हर पल तुम्हारी याद आती थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर लो। मैं सच कहता हूँ, जहां भर की खुशियां तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। दृष्टि अपने आंसू कंट्रोल करते हुए बोली, मुझे जहां भर की खुशियां नहीं चाहिए मिस्टर रघुवंशी। आपने जो मेरे साथ किया है, मैं उसके लिए आपको ब्लेम नहीं करती, क्योंकि उसमें गलती मेरी थी। पर अब आप प्लीज मेरे रास्ते में मत आइए। आपका रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग। प्लीज हट जाइए और जाने दीजिए। दृष्टि ने दिव्यांश के हाथों को झटक दिया। दिव्यांश ने फिर कहा, दृष्टि, मेरा और तुम्हारा रास्ता एक ही है। तुम्हारा हर रास्ता घूम कर मेरे पास ही आता है। तुम समझती क्यों नहीं हो? मुझे नहीं पता था कि तुम देख नहीं सकती, इसलिए वह सब हो गया, वरना तुम जानती हो रघुवंशी परिवार में यह सब नहीं होता। हमारे परिवार में लड़कियों को इज्जत देते हैं और वह इज्जत मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। प्लीज दृष्टि, मुझे छोड़कर मत जाओ। दिव्यांश की बात सुनकर दृष्टि हंसने लगी। दृष्टि जोर जोर से हंस रही थी, क्योंकि दृष्टि को अपनी किस्मत और दिव्यांश की बातों पर हंसी आ रही थी। दृष्टि को ऐसे हंसता हुआ देखकर दिव्यांश का चेहरा सख्त हो गया। दिव्यांश ने दांत पीसते हुए कहा, दृष्टि, तुम मेरे प्यार का मजाक बना रही हो? दृष्टि हंसते हुए बोली, मिस्टर रघुवंशी, मैं कौन होती हूँ आपका मजाक बनाने वाली? मेरी तो हैसियत भी नहीं है कि मैं आपके बराबर में खड़ी हो जाऊं। मेरी तो औकात भी नहीं है कि मैं आपका नाम अपनी जुबान से ले लूं। आपको याद नहीं तो मैं आपको याद दिलाती हूँ, 5वें दिन आपने मेरी जी भरकर बेइज्जती की थी।
याद है आपने मुझे क्या क्या कहा था? सॉरी, अगर तुम्हारी बहन की शादी नहीं होगी तो मेरे पास भेज देना, मैं रखैल बनाकर रख लूंगा। सॉरी, तुम्हारी बहन मेरे पास खुद आई थी। तुम्हारी बहन बेड पर बहुत अच्छी है। 5 दिन में फुल सेटिस्फाई हो गया। दिव्यांश ने गुस्से में दृष्टि की दोनों बाजुओं को पकड़कर गाड़ी से लगाते हुए कहा। मैंने कहा ना दृष्टि, मैं पिछली बातों को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन वादा करता हूँ तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तुम समझती क्यों नहीं? मैं उस वक्त गुस्से में था। मुझे क्या, सिवाय को भी लगा कि सौर्य ने ही हमारी फैमिली वालों को मारा है, और सौर्य ने भी कभी अपनी बेगुनाही नहीं साबित करने की कोशिश की। नहीं की तो हम क्या करते? तुम क्या पिछली बातों को भूल नहीं सकती? क्या मेरे साथ एक अच्छी जिंदगी नहीं बिता सकती? दृष्टि, तुम समझ नहीं रही हो। मैं तुम्हारे बिना पागल हो रहा हूँ। दृष्टि को गुस्सा आ गया। दृष्टि ने अपने दोनों हाथों से दिव्यांश के दोनों हाथों को अपने बाजू से हटाया और हल्का सा धक्का देकर बोली, बहुत हुआ मिस्टर रघुवंशी, मेरे और आपके बीच में डील उसी दिन खत्म हो गई थी। मैंने आपको 5 दिन दिए और बदले में आपने सौर्य भैया आर्या को छोड़ा। अब आपका मुझ पर कोई हक नहीं, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाइए। मुझे और परेशान मत कीजिए। दिव्यांश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जब वह हवेली से निकला था तो उसने सोचा था वह बहुत आराम से और प्यार से दृष्टि को मना लेगा, लेकिन दृष्टि के दिमाग में तो लेटर वाली बातें चल रही थी। दृष्टि आसानी से मानने वाली नहीं थी। दृष्टि ने अब डिसाइड कर लिया था कि वह मिस्टर रघुवंशी से बहुत दूर चली जाएगी। वह अपने बच्चे के साथ एक अलग दुनिया बनाएगी। दिव्यांश को फिर से गुस्सा आया और उसने फिर से दृष्टि की बाजू को पकड़ लिया। दृष्टि अपनी बाजू छुड़वाने लगी, लेकिन इस बार दिव्यांश ने दृष्टि की बाजू को नहीं छोड़ा, बल्कि थोड़ा सा आगे आकर दृष्टि के होठों को कैप्चर कर लिया। दृष्टि लगातार दिव्यांश से खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करती रही, लेकिन इस बार दिव्यांश ने दृष्टि को नहीं छोड़ा। एक डीप किस के बाद दिव्यांश दृष्टि से हल्का सा दूर हुआ। दृष्टि को गुस्सा आ गया और उसने दोनों हाथ झटक कर एक चाटा दिव्यांश के गाल पर जड़ दिया। दृष्टि ने दिव्यांश को पॉइंट करके कहा, मिस्टर रघुवंशी, खुद को समझते क्या हैं आप? मैं कोई बिकाऊ चीज नहीं हूँ कि जिसे आपने खरीद लिया और अपनी मनमानी करते रहे। मैं दृष्टि राजपूत हूँ, सौर्य राजपूत की बहन। अगर मैंने अपने भाई को कहा ना कि आपने मेरे साथ बदतमीजी की है, तो मेरा भाई आपको जिंदा ही जमीन में गाड़ देगा। दिव्यांश ने अपने होठों पर हाथ फेरकर कहा, तो ठीक है, कह दो अपने भाई से। अरे अपने भाई से क्या, मेरे चाचू से कह दो, जिसे कहना है उससे कह दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शादी करके ही रहूंगा। जो करना है कर लो। अब जो तुम हमेशा के लिए मेरे साथ बंध गई, अब मैं और बेचैनी के साथ नहीं जी सकता। शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। इतना कहकर फिर से दृष्टि के होठों पर होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। दृष्टि लगातार दिव्यांश के सीने पर मुक्के बरसा रही थी, लेकिन दिव्यांश को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका बस चलता तो वह तो दृष्टि को गोद में उठाकर हवेली ले आता। दृष्टि जब थक गई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके आंसू दिव्यांश के गाल पर पड़े तो दिव्यांश रुक गया। दिव्यांश दृष्टि का माथा चूमकर पीछे हो गया। दृष्टि ने अगले ही पल दिव्यांश का कॉलर पकड़ लिया और रोते हुए पूरे गुस्से के साथ बोली, आखिर आप चाहते क्या हैं? जीने क्यों नहीं देते मुझे? इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझसे नहीं होगा, मैं मर जाऊंगी। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं आपसे प्यार नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। अब हट जाइए मेरे रास्ते से। दिव्यांश ने फिर अपने गुस्से को साइड में रखा और दृष्टि को देख कर कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरे साथ जिंदगी बिताना हर लड़की का ख्वाब है। मैं मजनू की तरह तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ और तुम हो कि तुम्हें मेरी फीलिंग की कोई कदर ही नहीं। दृष्टि चिल्लाई, आपको फिक्र है मेरी फीलिंग की? आपको दिखाती हूँ आपको मेरी फीलिंग की कितनी फिक्र है। दृष्टि ने गाड़ी का गेट खोला और पूर्वी से लेटर मांगा। पूर्वी ने वह लेटर दृष्टि के हाथ में रख दिया। दृष्टि ने गाड़ी का गेट अंदाजे से बंद किया और लेटर दिव्यांश की तरफ बढ़ाते हुए बोली, पढ़िए इसे और पढ़कर मुझे बताइए कि आप मुझे ऐसा क्या प्यार करते हैं
कितनी ही देर से मैं आपकी बकवास सुन रही, आपको झेल रही हूँ। आपने तो हद ही पार कर दी। मैं देख नहीं सकती, इसलिए आपका जो मन करेगा मेरे साथ करेंगे, क्योंकि मैं तो बेबस हूँ ना। दिव्यांश ने हैरानी से वह लेटर लिया और उसे खोलकर देखा। लेटर खुलने से पेपर में कुछ आवाज हुई, जिससे दृष्टि समझ गई कि दिव्यांश ने लेटर खोल लिया है। दृष्टि बोली, अब इस लेटर को घूर कर क्यों देख रहे हो? पढ़िए, पढ़कर बताइए कि आपका प्यार मेरे लिए कितना ज्यादा है। आपको मेरे साथ बस अपनी फिजिकल नींद पूरी करनी है। दिव्यांश ने एक नजर दृष्टि को देखा और एक नजर लेटर को। दिव्यांश इस लेटर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। दिव्यांश को समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वैसे भी दिल के मामलों में दिमाग अक्सर ब्लॉक ही हो जाता है। दिव्यांश ने फिर लेटर पढ़ना शुरू किया। कौन है हर्षवर्धन का दुश्मन जिसने बबीता आंटी की हत्या की? क्या लिखा है उस लेटर में, जिसको देखकर दिव्यांश के होश उड़ गए? जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।